अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 7 में आप सबका वेलकम है। सुनो, वो जो भाई और भाभी के जाने के बाद वापस अपने कमरे की सिमत बढ़ रही थी, अपने पीछे से आती सर्द नस्वानी आवाज़ पे रुकी और फिर बहुत सा हौसला जमा करती मुड़ी। जी, उसने बेतासुर अंदाज में अपनी सास को देखा जो अपनी ग्लासेस फोल्ड कर रही थी, जबकि कुर्सी छोड़ के उठने वाला ज़ावियार भी रुक सा गया कि वो अपनी माँ की बात सुनना चाहता था। आज के बाद मना कर देना अपनी फैमिली को, ये सब फजूल सी रसूमात के नाम पे ये मिस यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने इंतहाई तज़हीक अमेज़ अंदाज में टेबल पे सजे नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा तो तजलील के इस अंदाज पे शर्म से सुन पड़ने लगी, जबकि ज़ाविया की आंखें सुर्ख पड़ने लगी। ओह! बहुत से आंसू हलक में उतारते उसने सुर्ख चेहरे के साथ कहना चाहा। जब बस ज़ाविया ने ज़ोरदार आवाज़ के साथ हाथ मेज़ पे मारा तो बहुत से बर्तन एक दूसरे से टकराते नीचे गिरे, जबकि इस ज़ोरदार आवाज़ पे एक पल को सामने बैठी औरत डर गई, जबकि परीज़े एक पल को लर्ज़ गई। वो उठा और कुछ फासले पे खड़ी परीज़े की कलाई अपनी मजबूत मुट्ठी में जकड़ी, जबकि सुर्ख आंखों से माँ को घूरता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि वो वहीं बैठी सामने फर्श पे टूटे बर्तनों को सुलगती आंखों से घूरने लगी। छोड़ो मुझे, उसने उसकी मजबूत कलाई से अपना बाजू छुड़ाना चाहा, लेकिन वो बगैर रुके कमरे का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। जब उसने जहद मुसलसल से धकती वो फूट पड़ी। ज़ाविया अब्बास, हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुम्हारा लम्स बार बार अपने जिस्म पे बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें अपने जिस्म पे तुम्हारी बेजा अजारादारी नहीं चलने दूंगी। अगर तुमने दोबारा मुझे हाथ लगाया या मुझे अपनी ज़िंदगी का निशाना बनाने की कोशिश की तो मैं खुद को जान से मार डालूंगी। झटके से कलाई छुड़वाती वो उंगली उठा के तनबीयती अंदाज में बावर करवाती नफ़रत से उसकी आंखों में देखती उसके अंदर सुलगते लावे को हवा देने लगी। बस, एकदम बस। वो यकदम से इतनी ज़ोर से धाड़ा कि वो बेसाख्ता डर के 2 कदम पीछे हुई। मज़ीद एक लफ्ज़ मत निकालना ज़ुबान से, वरना ज़ुबान खींच लूँगा मैं। उसके नज़दीक होता वो गज़बनाक आवाज़ में बोलता पूरे माहौल को सहर में जकड़ने लगा। और ख़ुद को आप क्यों जान से मारेंगे? अगर मज़ीद ऐसे फजूल अल्फाज या इल्ज़ामात मेरे सामने दोहराए तो मैं खुद जान ले लूँगी आपकी। एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर दे के कहता वो उसकी सांसें खींचने के दर पे था, लेकिन उसके आखिरी अल्फाज उसके अंदर गुस्से का एक रेला सा भर लाए, जिसके हाथों वो बिछड़ी हुई शेरनी की मानंद उससे झपटी और उसका गिरेबान हाथों में थामती अजाती हुई। तुम मारोगे मुझे, तुम? वो उसका गिरेबान झंझोड़ती बोली तो उसकी स्याह आंखों में चमकते हीरो की मानिंद आंसू देख के वो बेबस होने लगा। अगर मारना है तो मुझे पहले क्यों नहीं मारा? तब ही मार देते ना, जब मुझे सरे बाज़ार मार दिया गया था, जब मुझसे सरे बाज़ार मेरी चादर छीनी गई थी, तब आज़ाद करते ना मुझे इन सांसों के बोझ से। आज क्यों रहम आ रहा है तुम्हें? मुझे ये बताओ ना। उसका गिरेबान झंझोड़ती वो उसे अपनी ज़िंदगी से भी प्यारी रोती हुई लड़की अपनी लफ्ज़ों से छिलनी किए जा रही थी। तब क्यों नहीं मारा मुझे, जब सरे बाज़ार मेरे वालदैन की सांसें खींची गई थी? आज क्यों? बोलो ना, आज क्यों? वो गुस्से से बोलते बोलते घुट घुट के रोती वहीं उसके सीने से सर टकाती बोलती जा रही थी। उसने धीरे से बाजू उसके गिर्द लपेटे और नरमी से उसकी पुश्त सहलाने लगा।
لیکن وہ اپنے درد سے بے حال پریزے اس وقت اس کے لمس کے احساس سے نا آشنا تھی۔ آج میرا سب کچھ چھین کے تمہیں مجھ پہ ترس کیوں آ رہا ہے زاویار، کیوں؟ اس کے سینے پہ سر مارتی وہ زور زور سے روتی، شکوے کرتی، اس بات سے بے خبر تھی کہ جس سے درد کی وجہ بننے والوں سے مرہم کی امید نہیں رکھتے، لیکن یہی تو اس کی بھول تھی کہ وہ وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ کاش تم ایسا نہ کرتے۔ تم نے کیوں کی شادی مجھ سے؟ محبت کرتے تھے نا، محبت کا ثبوت دیتے، ڈھونڈ کے لاتے اسے، لیکن تم نے میری خوشیاں چھین لی۔ مجھ سے رونے کی شدت اور اتنے دنوں کی ذہنی ٹینشن کے باعث اس وقت اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت سب چیزوں سے بالا تر اسے مما کی بے عزتی نے دکھ دیا تھا کہ کچھ بھی عورت کی سب سے بڑی ترجیح عزت ہوتی ہے، لیکن یہاں اس قدم قدم پہ تذلیل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اسے پرسکون کرنے کو نرمی سے تھپکنے لگا اور اسی باعث اس کی آہیں اور آنسو سسکیوں میں بدل گئے، اور وہ نہ جانے کتنے پل اسے یوں ہی سمیٹے کھڑا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ حواسوں میں نہیں تھی، وگرنہ اسے قریب بھی نہ بھٹکنے دیتی، اور وہ بھی اس وقت اسے سکون پہنچانا چاہتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بلاواسطہ اس کی ہر بے سکونی کی وجہ وہ خود تھا۔ تم ان کو رو رہے ہو جو پت جھڑ میں جھڑ گئے، اور ہم وہ سبز رت میں جھڑنے جا رہے ہیں یار۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں محبت پر، عنایت پر، کہ بے بنیاد باتیں ہیں، سبھی رشتے، سبھی ناطے ضرورت کی ایجادیں ہیں، کوئی نہیں مرتا کسی کے واسطے جانا، کہ سب ہے پھیر لفظوں کا، ہے سارا کھیل حرفوں کا، نہ ہے محبوب کوئی بھی، سبھی جملے سے کستے ہیں۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں، جسے ہم زندگی کہتے ہیں، جسے ہم شاعری کہتے ہیں، غزل کا قافیہ تھا جو تھا عنوان نظموں کا، وہ لہجہ جب بدلتا تھا قیامت خیز لگتا تھا، وقت سے آگے چلتا تھا، بلا کا تیز لگتا تھا، جو سایہ بن کے رہتا تھا، جدا اب اس کے راستے ہیں۔ چلو کچھ دیر روتے ہیں، چلو کچھ دیر ہنستے ہیں۔ وہ چپ چاپ سرابیل کا چہرہ دیکھنے لگی، گویا کہ مرنے سے پہلے موت کی خبر دینے والے کو دیکھا جائے۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، آیا جو کچھ سنا ہے کیا یہ سچ ہے یا اس کا وہم؟ حسن یار نے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ سن کے ہنسی اور پھر کچھ ہی دنوں بعد پپو کے بڑے دونوں بیٹے عباس اور فارس بھائی کی شادی اس کی چچا کی بیٹیوں کے ساتھ ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حسن یار اسے استعمال کر رہا تھا کہ چاہے جانے کا احساس کسے برا لگ سکتا تھا، اور جس عمر میں اس نے اسے چاہنے کا دعویٰ کیا تھا، اس عمر میں تو یہ سب فیسینیٹ لگتا ہے۔ وہ اسے یوں باور کروانے کے باوجود کہ مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، وہ اسے بات کرنے سے منع نہ کرتا تھا، بلکہ اس سے مسلسل رابطے میں تھا۔ وہ سیکنڈ ایئر میں تھی جب اس کے گھر شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا، چونکہ اس کی فیملی میں ود آؤٹ فیملی شادی کرنا منع تھا، اس لیے سبھی آپس میں رشتے جوڑنے کو بہتر سمجھتے۔ قدیر صاحب اور زلیخا بی بی گجرات کے ماڈل ٹاؤن میں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے کہ شادی کے 1 سال بعد ہی قدیر صاحب کو ان کی سرکاری نوکری کی وجہ سے اسلام آباد پوسٹنگ کے باعث ادھر شفٹ ہونا پڑا۔ گوہری ٹاؤن میں نسبتاً چھوٹے مگر کشادہ سے مکان کو کرائے پہ لیتے انہوں نے وہاں مشکل سے ہی لیکن اپنوں سے دور رہنا شروع کر دیا، اور پھر خدا تعالیٰ نے انہیں 3 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا تو ان کی زندگی خوشیوں سے بھرپور گزرنے لگی۔ سب سے بڑے امجد صاحب جن کی شادی نسرین بیگم کے ساتھ ہوئی، اور ان کے 6 بیٹے، اس کے بعد ماجد صاحب تھے جن کی شادی ساجدہ بیگم سے ہوئی، اور ان کے 7 بچے، جبکہ ان سے چھوٹی نفیسہ تھی جن کے 4 بیٹے تھے، جبکہ ان سے چھوٹے احمد صاحب تھے جن کی شادی صوفیہ بیگم سے ہوئی اور ان کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔
वक्त आगे बढ़ता चला गया और कदीर और जुलेखा बेगम दोनों उनकी ज़िंदगियों से चले गए और फिर जूं जूं बच्चे बड़े होते चले गए तो सब भाइयों ने अपने मकान किराए पे ही सही जो कि बाद में अपनी मलकियत में ले लिए गए थे उनमें बच्चों समेत रहने लगे, जबकि फर्नीचर का कारोबार सबका एक ही लेकिन अलग-अलग कर लिया गया। वो अगर बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं थे तो बहुत सुध से बेहद थे और घर में पैसे की रेल पेल ना सही लेकिन हर सहूलत मौजूद थी, खुशहाली थी और चौके शादियां फैमिली में की जाती थी। तो अमजद साहब की 2 बेटियों की शादी नफीसा बेगम के घर, जबकि 2 बेटियों की शादी माजिद साहब के घर हो चुकी थी, जबकि अहमद साहब की राबील का रिश्ता भी अमजद साहब के घर तय था, जबकि इनके दोनों बेटियों की रिश्ते उनके जानने वालों के हाथ तय थे के बावजूद चाहने के बड़े दोनों बेटियों ने फैमिली में ही शादी से इनकार कर दिया। और फिर जब राबील और उनकी दोनों अरहम और जरगाम की शादी की बातें होने लगी तो उन्हीं दिनों में सेकंड ईयर में पढ़ती जरी के रिश्ते की बात ने बहुत सी जिंदगी में बहुत चाल सा पैदा कर दिया। उसने पूछा, शाह लतीफ़ कौन था? मैंने कहा, दुनिया का पहला फेमिनिस्टिक शायर। इसने पूछा, किस तरह? मैंने कहा, इस तरह कि वो जानता था कि औरत क्या चाहती है। इस सवाल का जवाब अरस्तू भी ना दे पाया। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, 1000 बार हकीमों ने इसको सुलझाया फिर भी ये मसला जन रहा वहीं का वहीं। दुनिया के सारे दानिश्वर और शायर कहते रहे कि औरत एक मसला है। इस हकीकत का इदराक सिर्फ लतीफ़ को था कि औरत मसला नहीं, औरत मोहब्बत है, मगर वो मोहब्बत नहीं जो मर्द करता है। मर्द के लिए मोहब्बत जिस्म है, औरत के लिए मोहब्बत जज्बा है। मर्द के लिए मोहब्बत जिस्म का जाल है, औरत की मोहब्बत रूह की आज़ादी है। मर्द की मोहब्बत मुकाबला है, औरत की मोहब्बत आजिज़ी है। मर्द की मोहब्बत एक पल है, औरत की मोहब्बत पूरी ज़िंदगी है। मर्द की मोहब्बत एक अफसाना है, औरत की मोहब्बत एक हकीकत है। सारे शायर शेक्सपियर से लेकर शीले तक, होमरे से लेकर हम तुम तक सब ये समझते रहे कि औरत मशूक है। सिर्फ शाह को मालूम था कि औरत आशिक है। इसलिए शाह लतीफ़ ने लिखा, औरत इश्क की उस्ताद है। सब सोचते रहे कि आखिर औरत क्या चाहती है, तख्त बख्त और जिस्म सख्त। शाह अब्दुल लतीफ़ को इल्म था कि औरत को मोहब्बत चाहिए, नरमो नाजुक, गर्मो गद्दार जिस्म से मावार, जिनसे आज़ाद। मर्द जिस्म में के जंगल में भटकता हुआ एक भूखा दरिंदा है, औरत रूह के चमन में उड़ती हुई तितली है जो प्यार की प्यासी है। मर्द के लिए मोहब्बत भूख और औरत के लिए प्यार एक प्यास है। सिर्फ लतीफ़ जानता था औरत के होंठ साहिल है और उसका वजूद एक समुंदर रहे, आंखों से बहते हुए अश्कों जैसा समुंदर जो नमगीन भी है और हसीन भी, जिसमें तलातुम है, जिसमें गम है, जिसमें रंज नहीं।